नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सामूहिक प्रयास पर जोर। दिल्ली में मातृभाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन। कहा, बौद्धिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का साधन भाषा। 22 भाषाओं में उपराष्ट्रपति का किया गया स्वागत। छात्रों से राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी बराबर रुचि लेने की अपील। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय छात्र संसद में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। जनप्रतिनिधि से लोकतांत्रिक विमर्श के स्तर को और ऊंचा करने का आह्वान। वुहान से और भारतीयों को वापस लाने, दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाने के लिए वायुसेना का सबसे बड़ा विमान C-17 आज होगा रवाना। चीन में घातक कोरोना वायरस से अब तक 2118 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 25 फरवरी को होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में रक्षा, वैश्विक आतंकवाद, व्यापार और ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की मेजबानी को तैयार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आगाज आज। देश भर से आए युवा नर्तक और नृत्यांगनाएं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की देंगे प्रस्तुतियां। विदेश के नृत्य प्रेमियों के खजुराहो पहुंचने का सिलसिला जारी। भाषा किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को आकार देती है और उसकी प्रगति की नींव रखती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा बौद्धिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का साधन है जो लोगों को एक साथ लाता है और एक समाज का निर्माण करता है। India, like UNESCO, believes in the importance of cultural, linguistic diversity for sustainable societies. We strongly believe that we must collectively preserve our linguistic heritage. India shares UNESCO's perspective on linguistic diversity and believe that mother tongue based multilingual education is very important. My dear sisters and brothers, I have always emphasized the importance of protecting and conserving our unique and rich linguistic heritage. The great Indian poet Acharya Dandi has said that if the light of the language does not exist, we will be groping in a dark world. Language illuminates our world, makes it easier for us to understand the world and follow human beings. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाएं निरंतर प्रयोग से पोषित होती हैं। यदि आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में कई आदिवासी भाषाएं विलुप्त होने की ओर अग्रसर हैं। इन भाषाओं में वनस्पतियों, जीवों और औषधीय पौधों के बारे में अमूल्य ज्ञान है। ऐसे में भाषाई विरासत को सामूहिक रूप से संरक्षित करना होगा। We in India are fortunate to be heirs to a great linguistic tradition. Our country is a linguistic treasure house. Ours is a nation that is widely acknowledged for its extraordinary linguistic and cultural diversity. Our tribal languages, many of which are headed towards extinction, contain invaluable knowledge about a region's flora, fauna, and medical plants. Language evolves with human evolution and gets nourished by constant use. If you do not use a language, you lose it. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की संसद अपने सदस्यों को 22 अनुसूचित भाषाओं में अपनी बात रखने की अनुमति देती है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से ये संभव हो सका है। Language is the chief means and index of a nation's progress. We must ensure that Indian languages are used extensively with a sense of pride. Our language must serve as a means of empowerment of the masses. I am very happy that Parliament of India now allows its members to express themselves in any of the 22 scheduled languages
We must explore the possibility of permitting our parliamentarians to speak in their mother tongue in the House fully. We must tap the power of technology to make this to happen. इस मौके पर पारंपरिक भारतीय पोशाक में उपस्थित छात्रों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का 22 भारतीय भाषाओं में स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर इस पर खुशी का इजहार किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भारतीय छात्र संसद के 10वें सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें राजनीति समेत जीवन के हर क्षेत्र को मिशन के रूप में लेना चाहिए। राजनीति जन साधारण की सेवा का एक माध्यम है। समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया को और विकसित करने और लोकतांत्रिक जड़ों को और सुदृढ़ करने का प्रयास है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का मंत्र है कि असहमति पर भी सहमत रहिए, जनमत का सम्मान कीजिए। So now the youth of the country must read history, our heritage, our culture, and the great sacrifices, and also the teachings and preachings of great gurus, sages, and leaders from time to time. The time has come. Please note, as I was telling, that India is the largest parliamentary democracy. As a matter of fact, parliamentary democracy is the best form of government. I would like our parliamentarians and all other public representatives to raise the standards of debate in every forum so that it can still showcase to the world. We must raise the level of debate. That's why I use the 3D, discuss, debate and decide, not the 4th D, disrupt. The mantra for a healthy democracy is to discuss, debate and decide and not disrupt. Agree to disagree, to be the tolerant and also to be tolerant to a mandate of the people. People give mandate from time to time. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वक्त आ गया है जब देश से गरीबी और अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए ताकि देश की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होने की बात कही है। Have initiated making preamble reading good for children, very good. They should read and understand the Constitution. Follow the best practices. Not only fundamental rights, but also read fundamental duties. Rights and duties must go hand in hand. It's like both sides of a coin. Without the second side, coin is not complete. Similarly, without duties, rights cannot be performed. So duties also are very important. Often we get complaints only about rights and all. But if everybody does their duty, then your rights are protected. You violate the rights of other people and then you don't do your duty, then how you become mighty? Do your duty. That is the beauty of the system. Then you can become mighty. With all the knowledge, whatever it is, you must try to do your duty. Duty first. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हुनर हाट का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुनर हाट पहुंचे थे। उच्च सदन के नियमों के प्रस्तावित बदलावों को लेकर राज्यसभा की सामान्य प्रायोजन समिति की बैठक में पूरे तथ्यों से अवगत कराया गया। सभापति राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन, नेता विपक्ष और उपसभापति समेत 23 दलों के नेता मौजूद थे। महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा ने नियम समीक्षा समिति की अहम सिफारिशों के बाबत समिति को जानकारी दी और ये समिति इस अहम मुद्दे पर बजट सत्र के दूसरे चरण के बाद बैठक कर इस पर व्यापक विचार करेगी।
राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में संशोधन की दिशा में हुई गंभीर पहल कई स्तरों से होते हुए आगे बढ़ी है। नियमों में व्यापक बदलाव के लिए काफी विचार मंथन की दरकार है। सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में महासचिव राज्यसभा ने नियमों में प्रस्तावित बदलावों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समिति की मंजूरी के बाद इसे सभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सभापति की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, नेता सदन थावर चंद गहलोत, नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा सांसद सीपी ठाकुर, ए नवनीत कृष्णन, तिरुचि शिवा, डेरेक ओब्रायन, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रसन्न आचार्य समेत 23 दलों के नेता मौजूद थे। इनमें सुझाए गए बदलावों पर व्यापक विचार के लिए समिति बजट सत्र के दूसरे चरण के बाद फिर बैठक करेगी। राज्यसभा में मौजूदा 303 नियम सदन संचालन से जुड़े हैं। समय के साथ बहुत से नियम पुराने पड़ गए हैं और कई नए नियमों की भी दरकार है। इसी के मद्देनजर सभापति ने मई 2018 में राज्यसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर वी.के. अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति गठित की, जिसके दूसरे सदस्य विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व अपर सचिव दिनेश भारद्वाज बने। समिति ने 51 बैठकों में गंभीर मंथन कर अपनी 387 पेज की रिपोर्ट दी। इसमें मौजूदा नियमों में 77 संशोधनों के साथ 124 नए नियमों का सुझाव है। समिति ने सभापति की ओर से नए निर्देश भी सुझाए। सभापति के निर्देश पर यह रिपोर्ट पहले ही सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्यों को भेजी गई थी। नियमों में व्यापक समीक्षा की ये पहल पहली बार सभापति राज्यसभा ने काफी लंबे समय से की जा रही मांग के आधार पर की है। 28 मार्च 2018 को सांसदों की विदाई के मौके पर ही उन्होंने नियमों की समीक्षा का संकेत दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत संसद के दोनों सदनों को नियम और प्रक्रिया तय करने की शक्तियां हैं। 1952 में अस्तित्व में आने के बाद नए नियम बनने तक उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नियमों से चला। फिर समितियां बनाकर व्यापक विचार के बाद राज्यसभा ने जो नियम बनाए वो 1 जुलाई 1964 से प्रभावी हुए। बाद में समय समय पर सामान्य प्रयोजन समिति ने 13 रिपोर्टें दी, जिनके आधार पर नियमों में बदलाव हुए, लेकिन ये समिति आधार पर थे और व्यापक बदलाव की ये पहली बड़ी पहल है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत चीन के वुहान से भारतीयों को लाने के ऑपरेशन को जारी रखते हुए सेना के विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर को वुहान भेज रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ये विमान आज रवाना होगा। विमान के जरिए भारत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य उपकरण और दवाइयों को चीन ले जाएगा और वापसी में वहां से भारतीयों के दल को लेकर आएगा। जापानी पोत पर सवार एक और भारतीय के कोरोना वायरस से प्रभावित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीमारी से प्रभावित भारतीयों की संख्या 7 हो गई है। पोत पर सवार कुल 3,711 यात्रियों में से 621 लोग बुधवार को वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। पोत पर कुल 138 भारतीय सवार थे, जिनमें से 132 चालक दल के सदस्य और 6 यात्री हैं। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,118 तक पहुंच चुका है। इस संक्रमण से सबसे अधिक ग्रस्त हुबेई प्रांत में 93 और लोग इस महामारी के शिकार हो गए। इसके अलावा हांगकांग में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। हांगकांग में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली ये दूसरी मौत है। ईरान में भी कोरोना वायरस के पहले 2 मामलों की सूचना मिली है। दोनों ही मामलों में संक्रमित लोगों की मौत हो गई। मध्य पूर्व में कोरोना वायरस के कारण होने वाली ये पहली मौत की घटना है। वहीं चीन के राजदूत के साथ हाल ही में एक बैठक में भारत की स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने उन विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया था जो चीन से लौटे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि चीन के विश्वविद्यालयों द्वारा वापस अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने का दबाव बनाया जा रहा था। इस पूरे मामले में बातचीत के बाद चीन के दूतावास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया कि चीन की राज्य परिषद ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालयों के नए सेमेस्टर स्थगित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कल कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसे अब किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। ऐसे में अब किसान खुद तय कर सकेंगे
कि वो अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। अभी तक जो लोग लोनी किसान होते थे उनका बीमा अनिवार्य था, जिनकी संख्या लगभग 58% पिछले दिनों में रही है, और जो गैर लोनी किसान रहते थे उनकी संख्या 42% रही है, जो 2015 से पहले 5% हुआ करती थी। लेकिन फिर भी राज्यों को, किसान संगठनों को, किसानों को लगता था कि इस योजना को स्वैच्छिक किया जाना चाहिए। और इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ईटानगर में मौजूद हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लोकार्पण हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस नीति के तहत अरुणाचल विकास के रास्ते पर और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ेगा। 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इसको पार करने में अरुणाचल अपना योगदान जरूर देगा। चिंपू ईटानगर में विधानसभा सदस्यों के लिए 140 करोड़ की लागत से नए अपार्टमेंट, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास परिषद, नहरा लागून में अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनल, कचरे उठाने की व्यवस्था, अनेक विविध नई योजनाएं आज यहां से शुरू हुई है। इसके लिए सभी अरुणाचल वासियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है। ये दुर्गम क्षेत्र के अंदर बसती जनजातियां भारतीय संस्कृति के लिए एक श्रृंगार से कम नहीं है। भारत की संस्कृति नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स की संस्कृति के बगैर अधूरी ही नहीं, अपंग भी है। जब तक ये नॉर्थ ईस्ट का समृद्ध सांस्कृतिक वारसा भारत की संस्कृति में नहीं मिलता है, कभी भारत परिपूर्ण नहीं होता है। परंतु मैं एक बात मेरे अनुभव और मन से बताना चाहता हूं कि पहले 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ था, शासकीय रूप से जुड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट हृदय से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, और आज नॉर्थ ईस्ट और भारत के बीच में कोई अंतर नहीं रहा है। अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। 24 फरवरी को भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को रक्षा और व्यापार सहित कई प्रमुख क्षेत्रों को लेकर बातचीत करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली 2 दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत 24 फरवरी को अहमदाबाद से करेंगे। अहमदाबाद में कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के तौर पर भारत की अद्वितीय विविध संस्कृति और विरासत को राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर आगमन के साथ ही भारत के अतिथि देवो भव की परंपरा के मुताबिक उनका स्वागत किया जाएगा। हवाई अड्डे से मोटेरा स्टेडियम तक की यात्रा के मार्ग में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए कलाकार भारत की विविधता में समरसता के रूप को प्रदर्शित करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप फिर आगरा का दौरा करेंगी। ट्रंप दंपति यहां ताजमहल में करीब 1 घंटा बिताएंगे। इसके बाद ट्रंप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में 25 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप दंपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। दोपहर में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान के साथ व्यापार, ऊर्जा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा
कि दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक विचारों के आदान प्रदान के साथ साझा हितों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए भोजन की मेजबानी करेंगे। शाम में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। नृत्य गोपाल दास को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव होंगे, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी गोविंद देवगिरी को दी गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र संभालेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख और वरिष्ठ वकील के पाराशरण के घर पर हुई ट्रस्ट की पहली बैठक में अप्रैल में राम मंदिर निर्माण शुरू करने पर विचार किया गया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता अयोध्या की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुलवाया जाएगा। बैठक के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि राम मंदिर का मॉडल विश्व हिंदू परिषद की योजना के समान होगा। बैठक में 9 प्रस्तावों को पारित किया गया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव भी शामिल है। 15 दिन बाद अयोध्या में ट्रस्ट की अगली बैठक होगी और इसी में मंदिर निर्माण की तारीख पर विचार विमर्श किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति इस बैठक में अपनी रिपोर्ट भी रखेगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पदेन सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केंद्र सरकार ने इस न्यास की स्थापना की है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने से जुड़े सभी कामकाज इसी ट्रस्ट की देखरेख में होंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में यात्रियों से भरी बस और कंटेनर ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक केरल सरकार की बस इरोड जा रही थी और इसमें 48 यात्री सवार थे। तमिलनाडु में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। WHO, यूनिसेफ और द लासन की एक संयुक्त रिपोर्ट में एक नया तथ्य सामने आया है, जिसके अनुसार दुनिया का कोई भी देश अपने बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर एक बच्चे का भविष्य खतरे में है, क्योंकि दुनिया भर के देशों के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के प्रयास नाकाफी हैं। इस रिपोर्ट में 180 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसके अनुसार बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बाल मृत्यु दर जैसे कारकों को आधार बनाया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन ग्रीको रोमन स्पर्धा में भारत को 3 कांस्य पदक हासिल हुए। 67 किलोग्राम में भारत के आशु ने सीरिया के अब्दुल करीम को 8-1 से हराया, जबकि 72 किलोग्राम में आदित्य ने जापान के नाओ कुसाका को 8-0 और 97 किलोग्राम में भारत के हरदीप ने किर्गिस्तान के बेक सुल्तान को 3-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके आज दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर पुलिस बल के अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और उनके परिजनों का चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अभिनंदन किया और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों से अपेक्षा करता हूं कि वो दिल्ली पुलिस के योगदान का सम्मान करें। स्थानीय समुदाय दिल्ली को सुरक्षित और निरापद बनाने में दिल्ली पुलिस का सहयोग दे। सैंतालीसवां खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू होगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के परिसर में होने वाला ये उत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। देश भर से आए युवा
नर्तक और नृत्यांगनाएं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुतियां देंगे, जिसे देखने देश विदेश के नृत्य प्रेमी खजुराहो पहुंच रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसकी खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर खजुराहो हर साल की तरह एक बार फिर खजुराहो नृत्य समारोह के लिए तैयार है। ये खास आयोजन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के माध्यम से आयोजित किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का एक बड़ा समारोह है। खजुराहो नृत्य समारोह में देश विदेश के विख्यात कलाकार नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। खजुराहो नृत्य समारोह देश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। इसी के बाद देश में अन्य नृत्य समारोह शुरू किए गए। तो यहाँ पर नाचना, यहाँ पर नृत्य प्रस्तुति देना देश और दुनिया की हर नृत्यांगना का सपना होता है। और यूं जान लीजिए कि इस खजुराहो नृत्य समारोह को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम देश की उन सारी नृत्यांगनाओं का सपना पूरा कर रहे हैं और शायद इसी के साथ में जो कला रसिक हैं उनके भी सपने को पूरा कर रहे हैं। इस वर्ष यह समारोह 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो में पश्चिम मंदिर समूह के पास स्थित परिसर में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए प्रख्यात कलाकार सुश्री उमा शर्मा और जतिन गोस्वामी को राष्ट्रकवि कालिदास सम्मान से विभूषित किया जाएगा। इरफान, खजुराहो, राज्यसभा टीवी।